Very good morning to all of you. So today we have to start the red gram and pigeon pea. As we know that red gram and pigeon pea all are the pulses. ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने क्या पल्सेस से स्टार्ट किया था, तो हमारी एक पल्स हो गई है, डेट इज ब्लैक ग्राम. इस क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट द रेड ग्राम और पिजन पी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बोटेनिकल नेम ऑफ red gram, or you can say pigeon peas, Cajanus cajan. Cajanus cajan and Cajanus cajan are of two type. ठीक है, इसकी टू वेराइटीज आती हैं. Cajanus cajan की टू वेराइटीज आती हैं, उसमें एक हो जाएगा रेड और एक हो जाएगा पिजन पी. ठीक है, सो इसके अंदर नंबर 1 आएगा वैरायटी बाइपोलर एंड सेकंड इज वैरायटी फ्लेवर्स. ठीक है, वैरायटी बाइकलर एंड फ्लेवर्स. जो बाई कलर है तो सिंपली याद करो, दो रंग के लोग कहाँ पे मिलते हैं? इंडिया में मिलते हैं. तो ये भी कहाँ मिलता है? इंडिया में मिलता है. ठीक है, तो जो बाई कलर है वो पॉपुलर है इंडिया के अंदर, और जो फ्लेवर्स है, फ्लेवर्स जो है वो साउथ इंडिया के अंदर वहाँ का पॉपुलर है. ठीक है, सो एज वी नो दैट दो पल्सेस होती हैं, पल्सेस की फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी. सो इसकी भी फैमिली होगी लेग्यूमिनेसी. ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन जहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, डेट इज फ्रॉम अफ्रीका. एंड क्रोमोसोम नंबर इज 22. एज वी कैन से दैट 2n इज इक्वल टू 22, देन n इज इक्वल टू 11. ओके, तो अगर मैं हैप्लॉइड क्रोमोसोम की बात करूं तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम 11 है, डिप्लॉइड क्रोमोसोम कितने हैं? 22. रेसीम की बात करें वो है इन्फ्लोरेसेंस. एंड टाइप ऑफ फ्रूट की बात करें तो पोड. पोड का मतलब क्या होता है? फली सी लगती है. फली के अंदर क्या होते हैं? कंपार्टमेंट्स बने होते हैं. उन कंपार्टमेंट के अंदर क्या होते हैं? सीड्स होते हैं. ठीक है, उन कंपार्टमेंट के अंदर क्या होते हैं? सीड होते हैं. उसे हम बोलते हैं फ्रूट का टाइप पोड. सबसे ज़्यादा जो इसकी ग्रो है, सबसे ज़्यादा जो ग्रो करता है उसे यूपी करता है. और प्रोटीन की बात करें तो जो प्रोटीन कंटेंट है डेट इज 21 to 26%. और ऑन एन एवरेज बात करें तो डेट इज 24%. अगर 100 ग्राम लेंगे तो 100 ग्राम में से जो 24 ग्राम है डेट इज प्रोटीन. क्लियर है? नेक्स्ट, जो रेड ग्राम है उसे सेकंड इंपोर्टेड पल्सेस को बोलते हैं. फर्स्ट तो हमारी होगी ब्लैक ग्राम, सेकंड हमारी हो गई रेड ग्राम. ठीक है, आफ्टर ग्रीन ग्राम इन इंडिया. तो ग्रीन ग्राम कौन सा होता है? जो हम हरे छोले खाते हैं, है ना, उसे हम ग्रीन ग्राम बोलते हैं. वो सूखने बाद क्या होते हैं? काले चने ही बनते हैं वो. तो आप बोल सकते हो ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम, एनीथिंग एल्स. ओके, तो जो रेड ग्राम है इंपॉर्टेंट पल्सेस क्रॉप है खरीफ सीजन के अंदर. खरीफ सीजन मतलब समर सीजन के अंदर. ठीक है, और जो इंडिया है उसका लार्ज प्रोड्यूसर है रेड ग्राम का. पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है वो है इंडिया. ओके, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेड ग्राम इन द वर्ल्ड. ये C3 प्लांट है और शॉर्ट डे प्लांट है. शॉर्ट डे प्लांट मतलब इसको कम लाइट आर की रिक्वायरमेंट होती है. तो अगर कम लाइट आ रहा है तो भी ये क्या कर जाएगा? ग्रो कर जाएगा. नेक्स्ट, ये क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है. क्रॉस पोलिनेटेड मतलब एक प्लांट के जो एंथर के पोलन ग्रेन्स होते हैं वो अनदर प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे क्या करते हैं? गिरते हैं. तो ये होते हैं क्रॉस पोलिनेशन. तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जो पोलिनेशन होगा डेट इज क्रॉस पोलिनेशन. इसके अंदर जो रेड ग्राम है, रेड ग्राम के अंदर क्या होता है? मेल स्टेरिलिटी हो जाती है. अब मेल स्टेरिलिटी क्यों हो जाती है? मेल स्टेरिलिटी होनी जरूरी है बिकॉज अगर मेल स्टेरिलिटी नहीं होगी तो वहाँ पे तो क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा, वहाँ पे तो सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा. बट हमें इसके अंदर रिक्वायर होती है क्रॉस पोलिनेशन. तो क्रॉस पोलिनेशन को एनहांस करने के लिए प्लांट क्या करता है? अपने जो खुद के एंथर होते हैं उनको क्या कर देता है? स्टीराइल कर देता है. ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें टेस्ट वेट, तो 100 ग्राम इसका टेस्ट वेट होता है. इसे हम तूर दाल और अरहर की दाल बोलते हैं. ठीक है, तूर दाल और अरहर की दाल बोलते हैं. और जो सांबर के अंदर इसको यूज किया जाता है, और वेजिटेबल में इसके यंग पोर्ट्स को खाया जाता है. ठीक है, और इससे एक डिश बनती है डेट इज सांबर, और वो लेंटिल सूप से बनती है. ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि पोड सेटरिंग, जो इसके पोड्स होते हैं
पोड्स के अंदर सेटरिंग की प्रॉब्लम होती है, मतलब झड़ जाते हैं वो, है ना, वो इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है पोड सेटरिंग की, और वो रेड ग्राम में नहीं मिलती, पीजेंपी के अंदर मिलती है। नेक्स्ट, रेड ग्राम इज यूज्ड एज गार्ड क्रॉप। अब गार्ड क्रॉप क्या होती है? गार्ड का मतलब होता है रक्षा कवर, ठीक है, रक्षा करने वाला, है ना। तो ये क्या होता है कि अगर मान लो मेरी फसल है, इस फसल के चारों तरफ अगर मैं ये क्रॉप लगा दूं, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इन केस अगर कोई पेस्ट का या कोई इंसेक्ट का अटैक होता है, अगर कोई पेस्ट या इंसेक्ट का अटैक होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें पहले से ही पता लग जाएगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम पहले ही अवेयर हो जाएंगे। तो ये गार्ड करता है हमारी पूरी क्रॉप को, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि जो रेड ग्राम का शेयर है टोटल पल्सेस के अंदर, डेट इज 27%, ठीक है। और हार्वेस्टिंग इंडेक्स की बात करें, डेट इज 19%, ठीक है। सबसे कम जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स इसका ही होता है पूरी क्रॉप के अंदर से, ओके। नेक्स्ट इसका क्लाइमेट, तो क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट इसको रिक्वायर्ड होता है मोस्ट वार्म वेदर, गर्म टेम्परेचर, क्योंकि खरीफ टेम्परेचर की क्रॉप है ना। और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए डेट इज 30 to 35 जर्मिनेशन के टाइम पे, मतलब जब जब सीड हमने डाला, सीड डालते ही जब उगना होगा, उगने के टाइम पे जो हमें टेम्परेचर चाहिए डेट इज 30 to 35 डिग्री, है ना। और जब हमारा इसके जर्मिनेशन होके जब वो वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, जब उसका ग्रीन पार्ट कवर होगा, जब उसकी पूरी बॉडी बनेगी, तब उसको जो टेम्परेचर चाहिए डेट इज 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। उसके बाद जब फ्लावरिंग और पोड सेटिंग होती है, जब फ्लावरिंग आ जाती है, पोड सेटिंग हो जाती है, सीड बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर चाहिए डेट इज 15 to 18 डिग्री सेल्सियस, ओके। और उसके बाद मैच्योरिटी के टाइम पे तो टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, 1 मंथ टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, डेट इज 35 to 40। तो अगर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर की बात करें तो डेट इज 40, अगर 40 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वाटर लॉगिंग की बात करें तो वाटर लॉगिंग, हैवी रेन फ्रॉस्ट, ये क्या करेंगे, नुकसान करेंगे क्रॉप को। अब वाटर लॉगिंग क्या है, पानी का खड़ा रहना, ज़्यादा बारिश रह गई तो भी पानी खड़ा रह जाएगा, या फिर पाड़ा पड़ गया, कहते हैं ना पाड़ा पड़ गया, ठंड पड़ रही है, धुंध पड़ रही है, ओस पड़ रही है, तो उस टाइम पे भी ये इसके लिए क्या करता है, नुकसान करता है, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें सोइल की, तो जो सोइल रिक्वायर है इसके लिए डेट इज लोम टू सैंडी लोम, लोम टू सैंडी लोम इसके लिए सुटेबल है। और स्लोपी लैंड के अंदर, मिड हिल्स के अंदर इसको हम ग्रो कर सकते हैं इजिली। और इसके लिए जो पीएच चाहिए डेट इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल पीएच चाहिए इसके लिए, डेट इज 6.5 to 7.5, एंड इट इज आइडियल पीएच फॉर एवरी क्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट इसकी वैरायटी की बात करें तो इसके अंदर आप 2-3 वैरायटी याद कर लेना। एक आप याद कर लेना, प्रभात, प्रगति और जागृति, ये लड़कियों के नाम तो याद कर ही लोगे तुम। प्रगति, जागृति और प्रभात, पेंट A3। और अगर शॉर्टर ड्यूरेशन की बात करें तो उपास 120 या उपास 120, ये पीज एंड पी की वैरायटी है जो इंडिया के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करें तो पूसा अगेती, T21, HY2, पूसा 84 और CO1। तो CO1 इम्पोर्टेंट है, पूसा 84 इम्पोर्टेंट है, HY इम्पोर्टेंट है और पूसा अगेती इम्पोर्टेंट है। अगेती का मतलब होता है कि अर्ली क्रॉप, कि सबसे पहले अगर हमने अर्ली लगानी है, हमने फसल हमारी जल्दी मैच्योर हो गई है, प्रीवियस फसल, तो हम उसे काट लेंगे, और अगर हम पहले ही लगाना चाहते हैं तो ये अगेती क्रॉप है, पूसा अगेती, ठीक है। नेक्स्ट मीडियम ड्यूरेशन की इसके अंदर है HY1, HY3, 5, BDN और S20, ओके। देन बात आएगी लेट ड्यूरेशन की, तो लक्ष्मी बहार हमेशा लेट रहती है, तो लक्ष्मी बहार जो कि ग्वालियर से है, मकान नंबर उसका C11 है, तो वो हमेशा लेट रहती है, तो लेट ड्यूरेशन वेराइटी पीजन पी की है लक्ष्मी बहार ग्वालियर 3 और C11। नेक्स्ट वेराइटी की बात करें डेट इज लेट वेराइटी, तो ये तो लेट ड्यूरेशन की है। और लेट वेराइटी की बात करें डेट इज बहार पूसा बसंत, ठीक है, बहार पूसा बसंत, ये लेट वेराइटी है। इनके अलावा जो अदर वेराइटीज हैं डेट इज पूसा 33, नवंबर 141 और पूसा 855 एंड शादरा, ठीक है। तो ये वेराइटीज आपको याद करनी ही पड़ेंगी, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक्स भी नहीं है, ओके। तो नेक्स्ट इज सीड रेट, तो सीड रेट की बात करें तो सिंगल के अंदर अगर सिंगल क्रॉपिंग करते हैं तो 12 से 15 किलो पर हेक्टेयर चाहिए,
और अगर मिक्स क्रॉपिंग करते हैं तो 6 to 8। अब मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है कि हमने 2 फसल मिला के ग्रो कर दी है, तो वो हो जाएगा मिक्स क्रॉपिंग। स्पेसिंग की बात करें तो रो टू रो बात करें तो हो गई 60 to 75 सेंटीमीटर, और प्लांट टू प्लांट इसकी जो होगी डेट इज 15 to 20 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ कंफ्यूजन ये आता है कि यहाँ पर रो टू रो इतनी क्यों रखी गई है ना, कि एक रो के बाद इतनी यहाँ पे हम डिस्टेंस क्यों रखें। तो मेन इसका रीजन ये होता है कि इसके अंदर हम करते हैं हेडिंग बैक। जब हमारी फसल ग्रो हो जाती है तो ग्रो होने की जब हाइट लेती है तो हम हाइट को वहां से कट कर देते हैं और उसकी लेटरल ब्रांचेस निकालते हैं। तो लेटरल ब्रांचेस निकालते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, दोनों प्लांट के बीच में स्पेस रिक्वायर्ड होता है, इसलिए हम रो टू रो जो स्पेस है वो क्या रखते हैं, ज्यादा रखते हैं। ठीक है, सीड डेप्थ की बात करें तो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 3 से 5 सेंटीमीटर हो, ग्रो कर जाएगा। अगर प्लांट पॉपुलेशन की बात करें, 1 हेक्टेयर के अंदर 1 लाख प्लांट होने चाहिए। सोइंग टाइम की जून से जुलाई में इसको सो करते हैं। सीड ट्रीटमेंट की बात करें तो फंगीसाइड आता है थायरम, ठीक है, और कार्बेंडेंजिम, तो इनका वहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हो। आप थायरम 1.5 to 2 ग्राम डाल दो, और आप थिराम डाल सकते हो 3 ग्राम। इनको आप 1 किलो सीड के अंदर मिला के उसको ट्रीट कर दो, 24 आवर तक उसके अंदर डाले रखो और फिर उसके बाद उसे सो कर दो। ठीक है, सीड ट्रीटमेंट क्या काम करता है कि जैसे हमने कोई पहले वैक्सीन लगवा ली है किसी बीमारी के आने से पहले, तो सेम सीड ट्रीटमेंट काम करता है कि अगर हमने सीड को सो करने से पहले सीड का ट्रीटमेंट कर लिया है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आधी से ज़्यादा कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना है तो वहाँ पे राइजोबियम कल्चर को आप ट्रीट कर सकते हो सीड को। नेक्स्ट अगर बात करें कि इसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर की बात करें तो लेग्यूमिनस क्रॉप है तो नाइट्रोजन तो बहुत कम चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा इसके अंदर चाहिए डीएपी, तो डीएपी डालना पड़ेगा आपको 2 कट्टे, 2 कट्टे डालने पड़ेंगे सीधे सीधे इसके अंदर, और जो पोटाश है वो आपको 1 कट्टा डालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 50 केजी आपको पोटाश डालना होगा और 100 केजी आपको डीएपी डालना होगा। अब यहाँ पे 100 केजी बोल देते हैं सर, 100 केजी कैसे डालना है, तो 100 केजी डालने के लिए आपको क्या करना है कि जब आपने फसल ग्रो करी, आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो गई है, ठीक है, तो आप क्या करो, एक सीलर होता है, सीलर की मतलब जिसमें फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल जिसको यूज करते हैं, हमने पढ़ा था फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल, तो उससे क्या करेंगे हम, उस फर्टिलाइजर को साथ में ग्रो कर उसमें डाल देंगे, है ना, तो साथ में वो भी डल जाएगा, डीएपी भी डल जाएगा और साथ में सीड भी डल जाएगा। बट एक बात ध्यान रखनी है आपको कि इसके अंदर सारी डोज एक साथ नहीं डालनी है ना, इसके अंदर पहले हमको क्या करना है, 30 to 40 केजी ही डालना है पर एकड़, सॉरी पर हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर के अंदर एकड़ की बात करें तो डेट इज 2.5 एकड़। ओके, जिंक की बात कर ली तो जिंक इसके अंदर चाहिए 20 to 25। ठीक है, अब एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि 5 मेजर, जो अगर बात करें कि 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि एनपीके, एनपीके तो ये सबसे मेजर न्यूट्रिएंट है प्लांट के लिए, ये तो रिक्वायर्ड है ही है। उसके बाद जो फोर्थ सबसे मेजर है डेट इज सल्फर। सल्फर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्या करता है, अगर ये प्रॉपर अमाउंट में होगा तो वहां पे वो क्या करने देगा, सोइल क्रस्ट की फॉर्मेशन नहीं होने देगा, मतलब सोइल को हार्ड नहीं होने देगा, सोइल की पोरोसिटी को मेंटेन रखेगा। दूसरा इसका काम क्या है, ये एनपीके की अवेलेबिलिटी को एनहांस करता है। ठीक है, मान लो कोई न्यूट्रिएंट नीचे जोन से नीचे चला गया है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको प्लांट जोन तक अवेलेबल करवाता है। नेक्स्ट जो अब निकल के आ रहा है, फिफ्थ इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट है डेट इज मैग्नीशियम। ठीक है, उसके अलावा कैल्शियम, आयरन, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही। ओके, नेक्स्ट हम बात करें इरिगेशन की, सो इरिगेशन जो इसके अंदर चाहिए डेट इज 350 to 400 mm वाटर चाहिए, और आप इसको बोल सकते हो 35 to 40 सेंटीमीटर तक हमें क्या चाहिए, पानी की रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर। ठीक है, और ऑप्टिमम जो मॉइस्चर कंडीशन है इसके अंदर, और यू कैन से जो क्रिटिकल स्टेज हैं डेट इज बडिंग, फ्लावरिंग और पॉड फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि रेनफॉल एरिया, तो इसके अंदर इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर रेनफॉल हो रही है, बट इसके अंदर हमें देखना है कि जो 3 स्टेज हैं इसके अंदर, उस स्टेज पे हमें प्रॉपर उसको वाटर प्रोवाइड करना है।
नेक्स्ट इसके अंदर वीड कंट्रोल है। सो वीड कंट्रोल जो हम करेंगे 40 से 45, 45 से 50 दिन पे कर देंगे, ठीक है। और टाइमली हम वीडिंग करते रहेंगे, जिससे हमारा जो फील्ड है फ्री फ्रॉम वीड रहेगा। उसके बाद अगर बात करें कि हैंड वीडिंग कर सकते हैं हम पहले 25 to 30 डेज के बाद, और 45 to 50 दो हैंड वीडिंग कर देंगे हम। जैसे हमने फसल को क्रॉप को सो किया, उसके बाद 25 से 30 दिन के बाद और 45 से 50 दिन के बाद हम क्या कर देंगे, वहाँ पे हेड वीडिंग कर देंगे। हाथ से हम क्या खरपतवार को उखाड़ देंगे, तो जिससे क्या होगा, वहाँ पे वीड्स कम हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है केमिकल मेथड, तो केमिकल मेथड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पेंडिमिथिलिन। पेंडिमिथिलिन हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे प्री इमरजेंस हम वहाँ पे डाल सकते हैं 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर पे। ओके। नेक्स्ट इसकी मैच्योरिटी, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग कब पता लगेगा, जब इसके अंदर मॉइस्चर परसेंट 20 से 22% रह जाएगा, तब हम इसको कर लेंगे। बट इसके अंदर एक मेन प्रॉब्लम होती है, इसके अंदर पोड सेटरिंग हो जाती है, पोड झड़ जाते हैं, इसके अंदर जो दाने होते हैं वो झड़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए मॉइस्चर कंटेंट का हमें अच्छे से ध्यान रखना होगा, और इसको तभी काटेंगे जब 80% जो पोड हैं वो मैच्योर हो गए हैं। ओके। इल्ड की बात करें तो इल्ड 20 to 25 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है। स्टोरेज की बात करें तो 10 to 12 डिग्री 10 to 12% पे हम इसका जो स्टोरेज मॉइस्चर होगा, यानी कि उसके अंदर 10 से 12% मॉइस्चर ही होना चाहिए, तब उसको हम स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो एंटोमोलॉजी पार्ट है, डेट इज इंसेक्ट पेस्ट। कौन कौन से इंसेक्ट इसके अंदर आते हैं, तो नंबर 1 इज ग्राम पोड बोरर, ब्लू बटरफ्लाई, ग्रास ब्लू बटरफ्लाई, प्लूम मॉथ, स्पॉटेड पोड बोरर, बीन एफिड और वाइट फ्लाई। तो इसके जो पॉजिटिव एजेंट हैं, डेट इज दीज आर द पॉजिटिव एजेंट। तो आपको ये डेली बेसिस पे याद करने पड़ेंगे, आपको तभी याद होंगे ये। तो पोड बोरर है हेलिकोवर पार्मिजेरा, and blue butterfly Lampetis boeticus, and grass blue butterfly Euryspos senegus, and plume moth Axelatis antemosa, and spotted board borer Apis carnivora and Bemisia tabici। तो ये सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाती है, डेट इज व्हाइट फ्लाई। अब व्हाइट फ्लाई क्या करती है भाई, एफिड क्या करती है ना। देखो, जो व्हाइट फ्लाई और एफिड क्या करते हैं, ये सैप सकिंग है, ये सैप को सक कर लेते हैं, ठीक है। सैप को सक कर लेंगे, और सक करने से क्या होगा, वहाँ पे जो लीफ है, लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल कंटेंट है वो खत्म हो जाएगा, और अल्टीमेटली प्लांट का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर डिजीज आती है फ्यूजेरियम विल्ट, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट और पाउडरी मिल्ड्यू। तो फ्यूजेरियम विल्ट, फ्यूजेरियम उडम, स्टेलिटी मोजैक डिजीज, और ये वायरल डिजीज है। अल्टरनेरिया अल्टरनेटिया, ये हमारा अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट हो जाता है, लीफ पे छोटे छोटे स्पॉट आ जाते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू मैं बता चुका हूँ आपको, ऊपर की लीफ पे क्या हो जाता है, पाउडर लाइक सब्सटेंस वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, डेट इज ड्यू टू पोइडोफिसिस स्टोरिका, ठीक है। तो यहाँ हमारा रेड ग्राम और पीजन पी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट क्रॉप करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।